नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर के चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10 का हिंदी चल रहा है, नागरी लिपि। आज महामैराथन चलेगा, देखते हैं 1 घंटा 2 घंटा। धन्यवाद। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? नागरी लिपि पाठ के लेखक गुणाकार मिले हैं। नागरी लिपि पाठ के लेखक गुणाकार मिले हैं। दूसरा नंबर, गुणाकार मूले का जन्म 1935 में हुआ था। गुणाकार मूले का जन्म 1935 में हुआ था। गुणाकार मूले का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। बोला है गुणाकार मूले का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ है। गुणाकार मूले की प्रमुख रचना, गुणाकार मूले की प्रमुख रचना कौन क्या क्या है? अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास की संस्कृति, ब्रह्मांड का परिचय। गुणाकार मूले की मृत्यु कब? 2009 में हुई है। 2009 में मृत्यु हुई है। 2009 में मृत्यु हुई है। नागरी लिपि साहित्य की कौन सी विधा है? नागरी लिपि साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध है। निबंध नागरी लिपि क्या है? निबंध है। नागरी लिपि क्या है? निबंध है। नागरी लिपि क्या है? निबंध है। नागरी लिपि निबंध है। नागरी लिपि निबंध है। नागरी लिपि निबंध है। नागरी लिपि की शुरुआत 8वीं-9वीं सदी में हुई। नागरी लिपि की शुरुआत 8वीं-9वीं सदी में हुई। नागरी लिपि से पहले ब्राह्मी और सिद्धम लिपि का प्रचलन था। नागरी लिपि से पहले ब्राह्मी और सिद्धम लिपि का प्रचलन था। नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्कन मतलब दक्षिणी भारत प्रदेश से मिलते हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्कन मतलब दक्षिणी भारत प्रदेश से मिले हैं। दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? नंदी नागरी। नागरी लिपि का प्रचलन समस्त देश। नागरी लिपि का प्रचलन समस्त देश, उत्तरी और दक्षिणी भारत में रहा है। नागरी लिपि का प्रचलन समस्त देश, उत्तरी और दक्षिणी भारत में रहा है। गुप्त काल की लिपि को क्या कहते हैं? गुप्त काल की लिपि को क्या कहते हैं? ब्राह्मी लिपि। गुप्त काल की लिपि को क्या कहते हैं? ब्राह्मी लिपि। सिद्धम लिपि किस लिपि का दूसरा नाम है? सिद्धम लिपि किस लिपि का दूसरा नाम है? नागरी लिपि का ही एक रूप है। नागरी लिपि का ही एक रूप है। नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? गुणाकार मूले की। अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? गुणाकार मूले की। अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? गुणाकार मूले की। गुणाकार मूले की। गुणाकार मूले की। गुणाकार मूले की। देवनागरी लिपि किस भाषा में लिखी गई है? देवनागरी लिपि किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी में। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ किस प्रदेश की भाषाएं हैं? दक्षिण भारत की। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ किस प्रदेश की भाषाएं हैं? दक्षिण भारत की। नेपाल की नेपाली व नेवाड़ी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाल की नेपाली बोलो या नेवाड़ी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस सदी में नागरी लिपि पूरे देश में फैल चुकी थी? किस किस सदी में नागरी लिपि पूरे देश में फैल चुकी थी? 10वीं और 12वीं सदी। 10वीं और 12वीं सदी। भारतीय लिपियों की कहानी किसकी रचना है? भारतीय लिपियों की कहानी किसकी रचना है? गुणाकार मूले की। 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 भारतीय लिपियों की कहानी किसकी रचना है? भारतीय लिपियों की कहानी किसकी रचना? गुणाकार मूले की। बेतमा बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान पत्र किस समय का है? 10
1020, 1020, 1020। बेतमा कहाँ स्थित है? इंदौर में। बेतमा कहाँ स्थित है? इंदौर। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश। सबसे पहले किस राजाओं के लेखों में नागरी लिपि दिखाई देती है? सबसे पहले किस राजाओं के लेखों में नागरी लिपि दिखाई देती है? विजयनगर के राजाओं के। विजयनगर के राजाओं के। नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? लगभग 8वीं सदी में। नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? लगभग 8वीं सदी में। लगभग 8वीं सदी में। नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? लगभग 8वीं सदी में। लगभग 8वीं सदी में। लगभग 8वीं सदी में। नागरी लिपि के अक्षरों में क्या विशेषता है? नागरी लिपि के अक्षरों में क्या विशेषता है? इसके सिर पर पूरी लकीर सिरो रेखा होती है। नागरी लिपि के अक्षरों में क्या विशेषता है? इनके सिर पर पूरी लकीर सिरो रेखा होती है। देवनागरी लिपि के टाइप सबसे पहले बने थे। देवनागरी लिपि के टाइप सबसे पहले बने थे 10वीं से 12वीं सदी में। नागरी लिपि एक सर्वदेशीय लिपि थी। 10वीं से 12वीं सदी में नागरी लिपि एक सर्वदेशीय लिपि थी। नागरी लिपि के उदय के साथ ही भारतीय इतिहास और संस्कृति का नया अध्याय शुरू हुआ। नागरी लिपि के उदय के साथ ही भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक नया अध्याय शुरू हुआ। उत्तर भारत में 8वीं सदी के लेखों में नागरी लिपि के अवशेष मिलते हैं। उत्तर भारत में 8वीं सदी के लेखों में नागरी लिपि के अवशेष मिले हैं। गुप्त राजाओं की लिपि को ब्राह्मी लिपि कहते हैं। गुप्त राजाओं की लिपि को ब्राह्मी लिपि। गुप्त राजाओं की लिपि को ब्राह्मी लिपि कहते हैं। गुप्त राजाओं की लिपि को ब्राह्मी लिपि कहते हैं। गुप्त राजाओं की लिपि को ब्राह्मी लिपि कहते हैं। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? गुणाकार मूल्य। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? गुणाकार मूल्य। गुणाकार मूल्य का शिक्षा की ओर झुकाव किस विषय में अधिक था? गणित। गुणाकार मूल्य का शिक्षा की ओर झुकाव किस विषय में अधिक था? गणित 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 गणित। महमूद गजनी के शासनकाल की संस्कृति की रचना नागरी लिपि में लिखी गई थी। महमूद गजनी के शासनकाल की संस्कृत की रचना नागरी लिपि में लिखी गई थी। नंदी नागरी लिपि को ही बाद में नागरी लिपि कहा जाता है। नंदी नागरी को हम नागरी लिपि कहते हैं। नंदी नागरी को हम नागरी लिपि कहते हैं। किस भाषा में सिद्धम लिपि के लेख प्राप्त होते हैं? संस्कृत। किस भाषा के सिद्धम लिपि के लेख प्राप्त होते हैं? संस्कृत। नागरी शब्द का वास्तविक अर्थ नगर या शहर से संबंधित है। नागरी शब्द का वास्तविक अर्थ नगर या शहर से संबंधित है। गुणाकार मूल्य ने किसका परिचय विस्तार से दिया? गुणाकार मूल्य ने किसका परिचय विस्तार से दिया? नागरी लिपि का। नागरी लिपि में किस भाषा के अक्षरों में समानता है? हिंदी, मराठी, नेपाली। नागरी लिपि में किस भाषा के अक्षरों में समानता है? हिंदी, मराठी, नेपाली। हिंदी, मराठी, नेपाली। नागरी लिपि में किस भाषा के अक्षरों में समानता है? हिंदी, मराठी, नेपाली। हिंदी, मराठी, नेपाली। नागरी लिपि में किस भाषा के अक्षरों में समानता है? हिंदी, मराठी, नेपाली। हिंदी, मराठी, नेपाली। हिंदी, मराठी, नेपाली। देवनागरी लिपि में छापे के टाइप का विकास 15वीं सदी के बाद हुआ। 15वीं सदी के बाद हुआ। इस निबंध का स्रोत भारतीय लिपियों की कहानी है। इस निबंध का स्रोत भारतीय लिपियों की कहानी है। भारतीय लिपियों की कहानी है। विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया था? नंदी नागरी। विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया था? नंदी नागरी। गुणाकार मूल्य ने अक्षरों की कहानी नामक पुस्तक लिखी। गुणाकार मूल्य ने अक्षरों की कहानी नामक पुस्तक लिखी थी। दूसरा चैप्टर बहादुर के। नागरी लिपि पढ़ लिया बहादुर का।
बहादुर के बारे में पढ़ते हैं। बहादुर बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत है। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत हैं। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत हैं। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? जुलाई 1925। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? जुलाई 1925। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? नागरा बलिया उत्तर प्रदेश। नागरा बलिया उत्तर प्रदेश। अमरकांत की प्रमुख रचनाएं कौन थी? अमरकांत की प्रमुख रचनाएं कौन थी? जिंदगी और जौक, देश के लोग, मौत का नगर। अमरकांत किस कहानी पत्रिका से संबंधित रहे हैं? अमरकांत किस कहानी पत्रिका से संबंधित है? कहानी से। बहादुर साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी। बहादुर साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी विधा है। बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? नेपाल से। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? नेपाल से। बहादुर के पिता कहाँ मारे गए थे? बहादुर के पिता युद्ध में मारे गए थे। बहादुर के पिता युद्ध में मारे गए थे। बहादुर की माँ स्वभाव से कैसी थी? गुस्सैल और क्रोधी। बहादुर की माँ स्वभाव से कैसी थी? गुस्सैल और क्रोधी। बहादुर अपने घर से कितने रुपये लेकर भागा था? 2 रुपये। बहादुर अपने घर से कितने रुपये लेकर भागा था? 2 रुपये। बहादुर को कौन लेकर आया था? निर्मला का रिश्तेदार। बहादुर को कौन लेकर आया था? निर्मला का रिश्तेदार। बहादुर कितने साल का था? 12-13 साल का। बहादुर कितने साल का था? 12-13 साल का। निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी। 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 निर्मला को बहादुर के जाने पर बहुत दुख हुआ। निर्मला को बहादुर के जाने पर बहुत दुख हुआ। मध्यवर्गीय परिवार में नौकर को लेकर उत्पन्न समस्याओं को इस कहानी में दर्शाया गया है। मध्यवर्गीय परिवार में नौकर को लेकर उत्पन्न समस्याओं को इस कहानी में बताया गया है। निर्मला के बेटे का नाम क्या था? किशोर। निर्मला के बेटे का नाम क्या था? किशोर बहादुर को मारता पीटता था। किशोर जो है बहादुर क्या करता था? मारता पीटता था। किशोर जो है बहादुर को मारता पीटता था। किशोर जो है बहादुर को मारता पीटता था। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया था? बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया था? निर्मला ने। लेखक के घर में किस चीज की कमी नहीं थी? साहित्य और पैसे की। लेखक के घर में किस चीज की कमी नहीं थी? साहित्य और पैसे की। बहादुर के जाने पर निर्मला को किस बात का एहसास हुआ? बहादुर के जाने पर निर्मला को किस बात का एहसास हुआ? अपनी गलती और पक्षताप का। निर्मला के घर से बहादुर क्यों भाग गया? निर्मला के घर से बहादुर क्यों भाग गया? मारपीट और चोरी के झूठे आरोप से तंग आकर। लेखक ने किसे पहाड़ी लड़का कहा है? बहादुर को। लेखक ने किसे बहादुर लड़का कहा है? बहादुर को। बहादुर बहुत परिश्रमी और ईमानदार था। बहादुर क्या था? बहुत परिश्रमी और ईमानदार था। बहादुर को सूअर का बच्चा कौन कहा था? बहादुर को सूअर का बच्चा कौन कहा था? किशोर ने। झूठे आरोप के कारण बहादुर ने घर छोड़ दिया था। बहादुर लेखक के घर से भागते समय कुछ भी रुपये पैसे नहीं ले गया था। बहादुर लेखक के घर से भागते समय कुछ भी रुपये पैसे नहीं ले गया था। अमरकांत को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इन्हीं हथियारों से उपन्यास लिखा था। बहादुर के आने से पहले निर्मला ने कैसी जिंदगी जी थी? सुख सुविधा वाली।
नौकर के अभाव में सुख सुविधा वाली। बहादुर के आने से पहले निर्मला ने कैसी जिंदगी जी थी? सुख सुविधा वाली। लेखक के किस बात पर अफसोस था? लेखक के किस बात पर अफसोस था? बहादुर को न रोक पाने पर। बहादुर को न रोक पाने पर। बहादुर को लेखक के घर में किस बात का अनुभव हुआ? बहादुर को लेखक के घर में किस बात का अनुभव हुआ? मानसिक प्रताड़ना। बहादुर। अमरकांत की कहानियां प्राय किस वर्ग के जीवन से संबंधित है? मध्य वर्ग। अमरकांत की कहानियां प्राय किस वर्ग के जीवन से संबंधित है? मध्य वर्ग के। लेखक के बहादुर के चले जाने को अपराध माना गया है। लेखक के बहादुर के चले जाने को अपराध माना गया है। अपराध माना गया है। अपराध माना गया है। बहादुर का गांव कहाँ था? बहादुर का गांव कहाँ था? नेपाल। बहादुर का गांव कहाँ था? नेपाल में। लेखक की भाभी ने किस लिए निर्मला को नौकर रखने की सलाह दी थी? लेखक की भाभी ने किस लिए निर्मला को नौकर रखने की सलाह दी थी? सुख सुविधा के लिए। सुख सुविधा के लिए। बहादुर को कौन चोर कहता था? निर्मला के रिश्तेदार। बहादुर को कौन चोर कहता था? निर्मला के रिश्तेदार। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा हुआ था। बहादुर को चले जाने पर सबको क्या हुआ था? पछतावा हुआ था। बहादुर कहानी का उद्देश्य क्या है? बहादुर कहानी का उद्देश्य क्या है? नौकर और मालिक के संबंधों को उजागर करना। नौकर मालिकों के संबंधों को उजागर करना। लेखक बहादुर से क्या करने को कहा था? लेखक बहादुर से क्या करने को कहा था? काम और पढ़ने लिखने को। काम और पढ़ने लिखने को। काम और पढ़ने लिखने। काम और पढ़ने लिखने। काम और पढ़ने लिखने को। काम और पढ़ने लिखने को। बहादुर के मन में किस बात का भय था? मां की मार। बहादुर के मन में किस बात का भय था? मां की मार। किशोर के कारण बहादुर को सबसे अधिक दुख होता था। किशोर के कारण बहादुर को सबसे अधिक दुख होता था। अमरकांत ने किस पत्रिका में सहायक संपादक के रूप में भी काम किया था? अमृत पत्रिका। अमरकांत ने किस पत्रिका में सहायक संपादक के रूप में काम किया था? अमृत पत्रिका। अमृत पत्रिका। अमृत पत्रिका। परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक रामविलास शर्मा है। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 को। 10 अक्टूबर 1912 को। 10 अक्टूबर 1912 को। रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? उन्नत उत्तर प्रदेश में। रामविलास शर्मा की प्रमुख रचनाएं कौन थी? रामविलास शर्मा की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? प्रेमचंद्र और उनका युग। भारतीय दंड। हरिश्चंद्र। भाषा। भाषा। भाषा और सभा। और सभा। और 55 नंबर। रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? 30 मई 2000। 30 मई 2000। परंपरा का मूल्यांकन साहित्य की कौन विधा है? परंपरा का मूल्यांकन साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध है। निबंध। 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 रामविलास शर्मा ने किस परंपरा को महत्वपूर्ण माना? साहित्य परंपरा को। रामविलास शर्मा ने किस परंपरा को महत्वपूर्ण माना? साहित्य परंपरा को। रामविलास शर्मा ने किस परंपरा को महत्वपूर्ण माना? साहित्य परंपरा को। साहित्य परंपरा को। साहित्य परंपरा को महत्वपूर्ण माना। साहित्य परंपरा के ज्ञान से समाज में क्या बदलाव आता है? साहित्य परंपरा के ज्ञान से समाज में क्या बदलाव आता है? प्रगतिशील विचारों को बिल मिलता है। प्रगतिशील विचारों को बल मिलता है।
लेखक के किस साहित्यकार को सबसे अधिक प्रगतिशील माना गया? सबसे अधिक प्रगतिशील माना है कार्ल मार्क्स और प्रेमचंद्र। साहित्य की परंपरा 10 नंबर, साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? जो 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 रूढ़ियों को तोड़कर क्रांति चाहते हैं। 11 नंबर, साहित्य की परंपरा का ज्ञान प्रगतिशील ज्ञान का आधार है। साहित्य की परंपरा का ज्ञान प्रगतिशील ज्ञान का आधार है। रामविलास शर्मा किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे? रामविलास शर्मा किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे? लखनऊ विश्वविद्यालय। लेखक ने किस वर्ग के लिए साहित्य परंपरा को विशेष रूप से उपयोगी माना है? समाजवादी। लेखक ने किस वर्ग के लिए साहित्य परंपरा को विशेष रूप से उपयोगी माना है? समाजवादी। इतिहास का ज्ञान साहित्य परंपरा के ज्ञान का आधार है। इतिहास का ज्ञान साहित्य परंपरा के ज्ञान का आधार है। ज्ञान का आधार है। पूंजीवादी समाज में कला और साहित्य को महत्व नहीं दिया जाता है। पूंजीवादी समाज में कला और साहित्य को महत्व नहीं दिया जाता है। साहित्य की परंपरा में ही क्रांति और रूढ़ियों को तोड़ने की शक्ति होती है। साहित्य की परंपरा में ही क्रांति और रूढ़ियों को तोड़ने की शक्ति होती है। लेखक के भारत की संस्कृति को एक महान संस्कृति माना गया है। लेखक ने भारत की संस्कृति को एक महान संस्कृति माना गया है। भौतिकवाद को लेखक ने प्रगतिशील विचारधारा का आधार माना गया है। भौतिकवाद को लेखक ने प्रगतिशील विचारधारा का आधार माना गया है। भौतिकवाद को लेखक ने प्रगतिशील धारा का आधार माना गया है। भौतिकवाद को लेखक ने प्रगतिशील विचारधारा का आधार माना गया है। परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से लिया गया? परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक संग्रह से लिया गया है। रामविलास शर्मा ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को अपनी आलोचना का आधार बनाया है। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? रामविलास शर्मा की। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? निराला की साहित्य साधन पर। किस समाज में साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन सबसे ज़्यादा उपयोगी है? समाजवादी। किस समाज में साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन सबसे ज़्यादा उपयोगी है? समाजवादी। सबसे ज़्यादा उपयोगी है समाजवादी। लेखक ने जाति प्रथा को रूढ़िवादी परंपरा का हिस्सा माना है। लेखक ने जाति प्रथा को रूढ़िवादी परंपरा का हिस्सा माना है। लेखक ने भारत की बहुजातीयता और सांस्कृतिक एकता पर बल दिया है। लेखक ने भारत की बहुजातीय और सांस्कृतिक एकता का बल दिया है। लेखक ने भारत की बहुजातीयता और सांस्कृतिक एकता पर बल दिया है। साहित्य की परंपरा का ज्ञान साहित्य के लिए अनिवार्य है। साहित्य की परंपरा का ज्ञान साहित्य के लिए अनिवार्य है। रामविलास शर्मा को अपनी आलोचनात्मक कृतियों के लिए विशेष ख्याति मिली है। किस देश के लोग साहित्य की परंपरा पर अधिक ध्यान देते हैं? समाजवादी देश के। किस देश के लोग साहित्य की परंपरा पर अधिक ध्यान देते हैं? समाजवादी देश के। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो परंपरा का मूल्यांकन करता है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो परंपरा का मूल्यांकन करता है।
लेखक के अनुसार परंपरा का मूल्यांकन समय के साथ परिवर्तन लाने के लिए जरूरी है। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस पर निर्भर करता है? भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस पर निर्भर करता है? साहित्य की परंपरा पर, साहित्य की परंपरा पर, साहित्य की परंपरा पर निर्भर करता है। मार्क्सवादी विचारधारा को लेखक ने महत्व दिया है। 32 नंबर, मार्क्सवादी विचारधारा को लेखक ने महत्व दिया है। 33 नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र पर रामविलास शर्मा ने एक आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र पर रामविलास शर्मा ने एक आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है। रामविलास शर्मा के अनुसार साहित्य में परिवर्तन अनिवार्य है। रामविलास शर्मा के अनुसार साहित्य में परिवर्तन अनिवार्य है। किस युग के साहित्य में प्रगतिशील चेतना अधिक है? किस युग के साहित्य में प्रगतिशील चेतना अधिक है? आधुनिक युग। जाति प्रथा को लेखक ने सामाजिक विषमता का कारण माना गया है। जाति प्रथा का लेखक ने सामाजिक विषमता का कारण माना है। लेखक ने भारत को ज्ञान और प्रगति का भंडार माना। लेखक ने भारत को ज्ञान और प्रगति का भंडार माना गया है। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक के रूप में जाना जाता है। विलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचना के रूप में जाना जाता है। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक के रूप में जाना जाता है। रामविलास शर्मा ने किसे भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का महामंत्री बनाया गया था? रामविलास शर्मा ने इसे ही परंपरागत इस पाठ में साहित्य की परंपरा का महत्व बताया गया है। साहित्य की परंपरा को कौन लोग आत्मसात नहीं कर सकते हैं? साहित्य की परंपरा को कौन लोग आत्मसात नहीं कर सकते हैं? रूढ़िवादी और यथाशक्तिवादी। एथेंस और रोम का नाम किस लिए मशहूर है? एथेंस और रोम का नाम किस लिए मशहूर है? प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के लिए एथेंस और रोम का नाम किस लिए मशहूर है? प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के लिए। जीत में निखरता हूँ, जीत में निरखत हूँ। जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक पंडित बिरजू महाराज हैं। जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक पंडित बिरजू महाराज हैं। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? कथक। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? 4 फरवरी 1938। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। पंडित बिरजू महाराज को प्रमुख शिष्या कौन है? पंडित बिरजू महाराज प्रमुख शिष्या कौन है? रसीम वाजपेयी। जीत में निरखत हूँ साहित्य की कौन सी विधा है? साक्षात्कार। रसीम वाजपेयी ने बिरजू महाराज का साक्षात्कार लिया है। बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई? 9.5 साल की। बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु की बीमारी से हुई? लू लगने से। बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु जो किस बीमारी से हुई? लू लगने से। बिरजू महाराज के पिता किस मंदिर में नाचते थे? बिरजू महाराज के पिता किस मंदिर में नाचते थे? देवालय सीतापुर। बिरजू महाराज के पिता और गुरु कौन थे? अचन महाराज। बिरजू महाराज को
संस्कृत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1964। बिरजू महाराज ने कितने रुपये नजराना देकर अपने पिता से गंडा बंधवाया था? 500 रुपये। कथक नृत्य का संबंध लखनऊ घराले से है। कथक नृत्य का संबंध लखनऊ घराले से है। बिरजू महाराज की माता जी उन्हें क्या कहकर बुलाती थी? बिरजू 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 कहकर बुलाती थी। बिरजू कहकर बुलाती थी। बिरजू महाराज किस घराने के मुख्य कलाकार थे? लखनऊ घराने के। जो महाराज किस घराने के मुख्य कलाकार थे? लखनऊ घराने। बिरजू महाराज ने अपनी पहली प्रस्तुति कहाँ की दी थी? बिरजू महाराज ने अपनी पहली प्रस्तुति कहाँ दी थी? रामपुर के महाराजा के यहाँ। रामपुर के महाराजा के यहाँ। बिरजू महाराज किस लिए अपनी माँ से गुस्सा होते थे? अभाव गरीबी के कारण। अभाव गरीबी के कारण। रंगमंच बिरजू महाराज की कला केंद्र था। रंगमंच बिरजू महाराज की कला कौन केंद्र था? बिरजू महाराज ने किस उम्र में नृत्य का ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया? बिरजू महाराज ने किस उम्र में नृत्य का ज्ञान प्राप्त शुरू कर दिया था? 3.5 साल। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज। शंभू महाराज को भी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। शंभू महाराज को भी संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला। बिरजू महाराज को किस उम्र में विदेश जाने का अवसर मिला? 13 साल में। बिरजू महाराज को किस उम्र में विदेश जाने का अवसर मिला? 13 साल में। बिरजू महाराज को किस उम्र में विदेश जाने का अवसर मिला? 13 साल में। बिरजू महाराज की पहली प्रस्तुति के लिए उनके पिता ने कितने रुपये दिए? बिरजू महाराज की पहली प्रस्तुति के लिए उनके पिता कितने रुपये दिए? कुछ रुपये दिए गए उत्तर के अनुसार। बिरजू महाराज को किस नृत्यांगना ने सबसे अधिक प्रभावित किया? बिरजू महाराज को किस नृत्यांगना ने सबसे अधिक प्रभावित किया? शंभू महाराज की शिष्या। 28 नंबर। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? उनकी माताजी का। बिरजू महाराज को चाचा के साथ काम करने में कठिनाई होती थी। बिरजू महाराज को चाचा के साथ काम करने में कठिनाई होती थी। बिरजू महाराज ने कलकत्ता में अपनी पहली प्रस्तुति दी थी। दिए गए पाठ के विवरण के अनुसार। कथक नृत्य का दूसरा नाम क्या है? कथक नृत्य का दूसरा नाम क्या? नटवरी। बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु शीघ्र हो गई। बिरजू महाराज के पिता क्या काम करते थे? बिरजू महाराज के पिता क्या काम करते थे? नृत्य शिक्षक, गुरु थे। बिरजू महाराज ने अपनी माँ को अपने सारे पुरस्कार समर्पित किए। बिरजू महाराज ने अपनी माँ को अपने सारे पुरस्कार समर्पित किए। बिरजू महाराज ने किस उम्र में डांस क्लास खोलना शुरू किया? 15 से 16 साल में। बिरजू महाराज को नृत्य के अलावा और किस चीज़ का शौक था? पेंटिंग और गाना। बिरजू महाराज को नृत्य के अलावा और किस चीज़ के शौक था? पेंटिंग और गाना। बिरजू महाराज के पिता की 13वीं के लिए पैसे कहाँ से जुटाए? नृत्य करके। बिरजू महाराज के पिता की 13वीं के लिए से कहाँ जुटाए? 13वीं के लिए पैसे कहाँ से जुटाए? नृत्य करके पैसे जुटाए। रंगमंच पर बिरजू महाराज का प्रदर्शन उत्कृष्ट था। बिरजू महाराज ने अपनी कला को
देश विदेश में फैलाया, अपने देश विदेश में फैलाया। रसीम वाजपेयी साक्षात्कार की लेखिका थी। साक्षात्कार की लेखिका थी रसीम वाजपेयी। जीत जीत में निरखत हूँ का अर्थ क्या है? जितना जितना मैं देखता हूँ, जितना जितना मैं देखता हूँ स्वयं को। बिरजू महाराज की शागिर्द शिष्या कौन थी? रसीम वाजपेयी। बिरजू महाराज ने किसे अपनी सबसे बड़ी गुरु माना ना है? अपनी माता को गुरु माना है। सबसे बड़ी गुरु अपनी माता को माना, बड़ी गुरु अपनी। थैंक यू, धन्यवाद। सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब प्लीज़ क्लास 10 का है और अच्छा लाएंगे प्लीज़। सब्सक्राइब प्लीज़, थैंक यू। सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए।